नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। घटना सार का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और घटना सार में ये आज हमारा 10वां लेक्चर है। अभी तक हम 9 लेक्चर कर चुके हैं। तो कल हमने लोकसभा चुनाव कवर किया था, तो लोकसभा चुनाव के साथ ही 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी करवाए गए थे। कौन कौन से राज्य थे? आंध्र प्रदेश था, उड़ीसा था, अरुणाचल प्रदेश था और सिक्किम था। तो इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, ये याद करना है कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री बने हैं और आंध्र प्रदेश विधानसभा में सीटों की संख्या 175 है। विधानसभा सीटें इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि विधानसभा सीटें अक्सर जो है आयोग सुमेलित करने के लिए दे देता है, ठीक है। वहीं अगर उड़ीसा विधानसभा की बात की जाए तो इसमें 147 सीटें हैं। कितनी? 147। वहीं अगर अरुणाचल प्रदेश विधानसभा की बात की जाए, जहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू बने हैं, तो यहाँ 60 सीटें हैं। वहीं अगर सिक्किम की बात की जाए, जहाँ के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग बने हैं, तो यहाँ पे 32 सीटें हैं, ठीक है। कितनी? 32 सीटें हैं। बस इतना ही इसमें महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी करवाए गए। और जब यहाँ चुनाव करवाए गए तो यहाँ पे एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार बनी आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा में बीजेपी की सरकार पूर्ण बहुमत में आ गई, ठीक है। और सिक्किम में जो है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की सरकार बन गई। अरुणाचल प्रदेश में जो है गठबंधन वाली सरकार बन गई, ठीक है। भाजपा जहाँ पहले से अधिक मजबूती से सत्ता पर कब्जा बना रही, मतलब अरुणाचल प्रदेश में भी बीजेपी की ही सरकार बनी, ठीक। तो यहाँ इन राज्यों में जहाँ जहाँ विधानसभा चुनाव हाल फिलहाल में हुए हैं, वहाँ वहाँ कितनी कितनी सीटें हैं, ये आप एक लिस्ट बना करके याद कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ जहाँ विधानसभा चुनाव हाल ही में हुए हैं, वहाँ वहाँ की सीटें पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आंध्र प्रदेश में 175 सीटें, ठीक। उड़ीसा में 147 सीटें, अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटें और सिक्किम में 32 सीटें हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक यहीं फिनिश करते हैं, इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा परीक्षा में, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट करवा दे रहा हूँ। आंध्र प्रदेश में 175, उड़ीसा में 147, अरुणाचल में 60 और सिक्किम में 32। ये अब शायद आपको भूलेगा नहीं। कोझिकोड भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया है। ये बहुत पुरानी घटना है, इसको पहले भी बताया जा चुका है, फिर से आज बता दिया जा रहा है, ठीक है। तो कोझिकोड अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध उत्तरी केरल के कोझिकोड को 23 जून 2024 को आधिकारिक रूप से भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया है, ठीक है। यानी यूनेस्को द्वारा साहित्य शहर के रूप में कोझिकोड को मान्यता दी गई है, जो केरल में है। पहले इसका पुराना नाम जो था वो कालीकट था। क्या नाम था? कालीकट। इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि कालीकट बंदरगाह पे सबसे पहले वास्को डी गामा आया था। और अक्टूबर 23 में कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की साहित्य श्रेणी में स्थान मिला था, ठीक है। तो ये ध्यान देने योग्य बात है। यूनेस्को साहित्य शहर अभी हाल ही में घोषित किया गया 24 में। इसके पहले 2023 में इसको यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में भी स्थान मिल चुका था। रचनात्मक शहरों में भी स्थान मिल चुका था। तो अब ये यूनेस्को का रचनात्मक शहर भी है और यूनेस्को का साहित्य शहर भी है कोझिकोड, ठीक है। केरल के मालाबार तट पर स्थित है कोझिकोड। 500 से अधिक पुस्तकालय यहाँ हैं, 70 प्रकाशन हैं और एक सशक्त साहित्य शिक्षा का आधार है, जिस कारण 2012 में इसे मूर्तियों के शहर का भी टैग मिल चुका है, ठीक है। इसको मूर्तियों के शहर का टैग मिल चुका है। क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में भी ये शामिल हो चुका है और पहला जो है भारत का साहित्य शहर भी घोषित कर दिया गया है। तो ये 2-3 फैक्ट इसमें ध्यान देना है। भुज स्मृति वन भूकंप स्मारक यूनेस्को के खूबसूरत संग्रहालयों में शामिल किया गया है। इसको प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार में 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। इसकी चर्चा काफ़ी डिटेल में टॉप 100 करंट अफेयर्स में ही हम कर चुके हैं, जो नोट्स बना के करवाए थे। प्लेलिस्ट में ही है, इसको आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। प्रिक्स वर्सेल्स पुरस्कार के तहत दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों की सूची में इसको शामिल किया गया है, ठीक है।
भुज के स्मृति वन भूकंप संग्रहालय को चीन के चेंगदू में A4 आर्ट म्यूजियम और मिस्र के गीजा में ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम के बाद तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, तो भुज को चीन के चेंगदू में A4 आर्ट म्यूजियम और गीजा के ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम के बाद तीसरा स्थान मिला है, इसका ध्यान रखिएगा। सूची में अन्य संग्रहालयों में जापान का हिरोशिमा का सिमोसे आर्ट म्यूजियम, नीदरलैंड के एपेलडार्न पेलिस हेटलू, ओमान के मनाह का ओमान एक्रास एजेस म्यूजियम और पोलैंड का वारसा का पोलिश इतिहास संग्रहालय भी शामिल है। तो ये सब इतना याद करना नहीं है। भुज जो है प्रिक्स वर्सेल पुरस्कार है, तीसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे जो है चीन का है A4 आर्ट चेंगदू का A4 आर्ट म्यूजियम और मिस्र के गीजा का ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम जो है ये दूसरे स्थान पे है। इसके बाद हमारा भुज तीसरे स्थान पे। बस इतना आपको याद रखना है और इससे ज़्यादा कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी लगाई गई है, नई दिल्ली में लगाई गई है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा लगाई गई है। पृथ्वी दिवस समारोह के अवसर पर 23 अप्रैल 2024 को लगाई गई। ठीक है, रफ़ी मार्ग नई दिल्ली में ये CSIR मुख्यालय भवन में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित की गई है। ठीक है, सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगी है? रफ़ी मार्ग नई दिल्ली में वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद द्वारा। ठीक, यह एक सरल उपकरण पर केंद्रित है, एक घड़ी जो शून्य उत्सर्जन हमारी समय सीमा तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण समय विंडो की गिनती करती है, जबकि प्रमुख समाधान मार्गों पर हमारी प्रगति को ट्रैक करती है। ठीक है, इसको सबसे पहले सितंबर 2020 में न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया था क्लाइमेट क्लॉक टीमों को। उसके बाद ये चिया पास से कजाकिस्तान तक, कोरिया से ग्लासगो तक दुनिया भर में इनको लगाया जा रहा है। ठीक है, तो वैदिक घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? रफ़ी मार्ग नई दिल्ली में पृथ्वी दिवस समारोह के अवसर पर वैज्ञानिक एवं अनुसंधान परिषद द्वारा। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर पूर्ण ट्रेन ट्रायल सफल हो गया है 20 जून 2024 को। ठीक है, रेलवे ने संगलदान से रियासी तक लगभग 46 किलोमीटर के खंड पर मेमू ट्रेन का सफल परीक्षण कर लिया है। 16 जून 2024 को इस तट पर रेल इंजन को चलाकर सफल ट्रायल किया गया था। जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौरी के बीच स्थित 1.3 किलोमीटर लंबा और चिनाब नदी के तल से 359 मीटर ऊंचा। ठीक है, तो चिनाब नदी से इसकी ऊंचाई 359 मीटर है। ठीक, और लंबाई इसकी 1.3 किलोमीटर है। यह विश्व का सबसे ऊंचा एकल मेहराब वाला रेलवे पुल है। ठीक है, 227 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का ये हिस्सा है। ठीक है, 1.3 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 359 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह विश्व का सबसे ऊंचा एकल मेहराब वाला पुल है। इतना ध्यान रखिएगा। ठीक, 17 खंड है इसमें, जिनमें से मुख्य मेहराब 467 मीटर लंबा है। वैसे ये पूछा नहीं जाएगा, केवल यही पूछा जाएगा कितना ऊंचा है ये, किस नदी पर बनाया जा रहा है, चेनाब नदी पर बनाया जा रहा है, लंबाई कितनी है। ठीक है, तो यही सब याद रखिएगा। बस कहाँ पे है ये? तो जम्मू कश्मीर में है, चेनाब नदी पर। बाकी ये चेनाब नदी के विषय में हिमालय के तांडी नामक स्थान पर 2 धाराओं चंद्रा और भागा के संगम से चेनाब नदी बनती है। ये भूगोल में आप पढ़े ही होंगे। आगे बढ़ते हैं। तिरुवनंतपुरम जीरो वेस्ट टू लैंडफिल मान्यता प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया। शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पहला हवाई अड्डा कौन बना है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा बना है, जबकि तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा जो है वेस्ट टू लैंडफिल मान्यता प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है। ठीक है, ये भारतीय यह सम्मान उसे भारतीय उद्योग परिसंघ CII-ITC के सतत विकास उत्कृष्टता केंद्र से मिला है। ठीक, कठोर मूल्यांकन के बाद जो है इसने अपशिष्ट प्रबंधन रणनीतियों को लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप लैंडफिल से
99.50% कचरे का प्रभावशाली उपयोग हुआ है। उसने 90% तक अपना उत्सर्जन कम किया है, नई दिल्ली वाले हवाई अड्डे ने, ठीक है, कार्बन उत्सर्जन और CO2 उत्सर्जन, और 2030 तक जो है उसको जो है 100% हासिल करने का उसने लक्ष्य रखा है, ठीक। और इसने 99.50% कचरे का प्रभावशाली उपयोग किया है। तो इसको क्या मिला है, ये कचरे से संबंधित है तो इसमें वेस्ट शब्द लगा होगा, ठीक है। और वो CO2 उत्सर्जन से संबंधित है तो उसमें कार्बन या CO2 उत्सर्जन शब्द लगा होगा, ठीक है। 0 या 0 कार्बन का जो लक्ष्य है, कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है वो उसमें लगा होता है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। हवाई अड्डे में एक अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली है जो ISO 14001-2015 मानक का पालन करती है, जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय प्रदर्शन में सुधार करना और अपशिष्ट आधारित क्रैडल टू कैडल सिद्धांत को कम करना है। अगला है WHO ने हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को मान्यता दी है। हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय चिकित्सा विरासत संस्थान NIIMH को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया गया है। 1956 में यह स्थापित किया गया था, ठीक है। आयुष की विभिन्न पहलों में यह अग्रणी रहा है। 14 जून 2024 को घोषित यह मान्यता 4 साल की अवधि के लिए इसको मिली है। कितनी अवधि के लिए? 4 साल की अवधि के लिए। और ये तीसरा भारतीय संस्थान बन गया है। NIIMH ने अमर पोर्टल विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 16,000 आयुष पांडुलिपियों को सूचीबद्ध करता है, जिनमें से 4249 डिजिटलाइज पांडुलिपियां हैं, 1224 दुर्लभ पुस्तकें हैं, 14,126 कैटलॉग और 4114 पत्रिकाएं इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो ये सब इतना महत्वपूर्ण नहीं है। WHO ने हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को मान्यता दी है, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा विरासत संस्थान को मान्यता WHO द्वारा दी गई है। इतना याद रखेंगे तो हो जाएगा, ठीक। इसमें 793 चिकित्सा ऐतिहासिक कलाकृतियां प्रदर्शित करता है। आयुष परियोजना की पुस्तकें जो शास्त्रीय पाठ्य पुस्तकों के डिजिटल संस्करण प्रदान करती हैं। DD किसान चैनल द्वारा जो है, यहाँ कृषि लिखा गया है, यहाँ कृष है, ठीक है। AI एंकर कृष और भूमि लॉन्च किया गया है। 26 मई 2024 को लॉन्च किया है। 9वीं वर्षगांठ के अवसर पर लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इस उल्लेखनीय उपलब्धि में AI एंकर कृष और भूमि के पास आश्चर्यजनक रूप से 50 भाषाओं में संवाद करने की क्षमता है। यह भाषाई कौशल चैनल को भाषाई बाधाओं को पार करते हुए देश भर के किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रसारित करने में सक्षम करेगा, ठीक है। महत्वपूर्ण जानकारी ये दोनों देंगे, कृष और भूमि, AI एंकर हैं, ठीक। अपने मानव समकक्षों के विपरीत कृष और भूमि कंप्यूटर जनित आंकड़े है जो ब्रेक या आराम की आवश्यकता के बिना दिन में 24 घंटे, वर्ष में 365 दिन समाचार और सूचना प्रसारित करने में सक्षम है, ठीक है। AI एंकर पेश करने वाला DD किसान देश का पहला सरकारी चैनल भी बन गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। DD किसान चैनल शुरू कब हुआ था प्रधानमंत्री जी द्वारा? तो 26 मई 2015 को लॉन्च किया गया। DD किसान को देश के किसानों के समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक मंच के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। असम में आर्किड की नई प्रजाति खोजी गई है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। क्रेपिडियम एसामिकम इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक। और ये घने जंगलों में पनपने वाले अधिकांश आर्किड के विपरीत यह प्रजाति खुले घास के मैदानों में उगती है। इसके अतिरिक्त इसमें बहुत कम सुगंध होती है। IUCN ने रेड लिस्ट श्रेणियों और मानदंडों 2024 के अनुसार अस्थायी रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में इसको शामिल किया है, ठीक है। तो ये असम से संबंधित है, आर्किड की नई प्रजाति IUCN की अस्थायी रूप से संकटग्रस्त प्रजाति में शामिल है। डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान में एक खोजी गई है। तो डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो 1999 में हुई थी। 1999 में 650 किलोमीटर स्क्वायर इसका टोटल एरिया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोचन यूनेस्को विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल हुआ है, ठीक है।
तो ये कब शामिल हुआ? 7-8 मई 2024 को उलान बटोर में आयोजित एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए यूनेस्को विश्व स्मृति समिति की 10वीं आम सभा में 20 दस्तावेजी धरोहरों को विश्व स्मृति रजिस्टर यानी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में मान्यता दी गई है। ठीक है, तो ये बैठक कहाँ हुई थी यूनेस्को की? तो ये उलान बटोर में मंगोलिया की राजधानी में हुई थी। ठीक, यूनेस्को द्वारा 20 मान्यता प्राप्त दस्तावेजी धरोहरों में शामिल कुछ महान कृतियां हैं। सुल्ताना का सपना, रुकैया हुसैन का नारीवादी काल्पनिक उपन्यास है ये सुल्ताना का सपना, ये इम्पोर्टेंट है। चर्चित पुस्तकों में भी इसको पूछा जा सकता है। रुकैया हुसैन का नारीवादी काल्पनिक उपन्यास है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस, पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र, आनंद वर्धन द्वारा रचित सहृदय लोक लोचन। तो ये जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एकदम नया है। आनंद वर्धन मतलब नया क्या, मतलब चर्चित उतना नहीं रहता है। तो आनंद वर्धन द्वारा रचित सहृदय लोक लोचन है। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर मानवता की दस्तावेजी विरासत की सुरक्षा के लिए 1992 में यूनेस्को द्वारा शुरू की गई एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। ठीक है, तो ये रजिस्टर वाली पहल इन्होंने 1992 में शुरू किया था। उद्देश्य है महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक मूल्य की दस्तावेजी सामग्रियों को संरक्षित करना और उन तक पहुंच सुनिश्चित करना। यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान 1574 ईस्वी में अवधी भाषा में रचित राम की कहानी का एक महाकाव्य है। ठीक, हरि गीतिका छंद में लिखा गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिए। ठीक है, इसका छंद कौन सा है? हरि गीतिका है। उत्तर भारत में लोकप्रिय है, इसको आप लोग जानते ही हैं। दुनिया की सबसे पुरानी दंत कथाओं में से एक पंचतंत्र है जो विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया है, रचित है। इसका कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है। 300 ईसा पूर्व के लगभग संस्कृत में ये लिखी गई पुस्तक मानव रूपी जानवरों की कहानियों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करती है। पंचतंत्र की ये कहानियाँ उपमहाद्वीप से फारस और अरब तक गई और वहाँ से यूरोप पहुँची। आनंद वर्धन द्वारा रचित सहृदय लोक लोचन भारतीय काव्यशास्त्र पर एक ग्रंथ है। ठीक है, सहृदय लोक लोचन भारतीय काव्यशास्त्र पर लिखित एक ग्रंथ है। यह लेखक जो है 9वीं शताब्दी के दौरान, ये ध्यान रखिएगा, 9वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर के प्रसिद्ध सम्राट अवंती वर्मन के शासनकाल में रहते थे। आनंद वर्धन अवंती वर्मन के शासनकाल में रहते थे। अवंती वर्धन कश्मीर के प्रसिद्ध शासक थे जिन्होंने 9वीं शताब्दी में शासन किया था। ठीक है, तो ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत लगातार छठे वर्ष इंटरनेट शटडाउन में शीर्ष पर रहा है। इतना ही इसमें याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इसको पूछेगा नहीं क्योंकि ये निगेटिव रैंकिंग है। निगेटिव रैंकिंग बहुत कम पूछता है फिलहाल, एक बार देख लीजिए बस। एक्सेस नाउ कीप इट ऑन गठबंधन ने इसको जारी किया है। ठीक है, 2023 में इंटरनेट शटडाउन के 116 मामले भारत में दर्ज किए गए हैं, जो वैश्विक स्तर पर 39 देशों में किए गए शटडाउन के कम से कम 283 मामलों का 41% है। ठीक, तो छठे वर्ष लगातार भारत शीर्ष पर बना हुआ है। इसका शीर्षक था सिकुड़ता लोकतंत्र बढ़ती हिंसा। ठीक, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा भीष्म पोर्टेबल अस्पताल शुरू किया गया है। कहाँ पे? आगरा में। ठीक है, तो पहली चीज़ तो यही जान लीजिए, आगरा में शुरू हुआ है। आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में 14 मई 2024 को। इसके लिए पैराशूट का विकास आगरा स्थित हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान द्वारा किया गया है। ठीक, विकास प्रतिष्ठान द्वारा किया गया है। किसी भी आपातकालीन स्थिति में दुर्गम क्षेत्रों में पीड़ितों को चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए सहयोग, हित एवं मैत्री के लिए भारत हेल्थ इनिशिएटिव यानी भीष्म, इसका फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। ठीक है, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री पोर्टेबल अस्पताल शुरू किया गया है। ठीक, स्वास्थ्य मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय का संयुक्त प्रयास है ये, तो इसमें 2 मंत्रालय इन्वॉल्व हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। देश में ही विकसित क्यूब के आकार के इस पोर्टेबल अस्पताल को विशेष शक्तिशाली पैराशूट की सहायता से विमान या हेलीकॉप्टर अथवा ड्रोन से
कहीं भी सुदूर दुर्गम इलाके में उतारा जा सकता है। इसकी सहायता से एक साथ 200 लोगों को चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। एक साथ 200 लोगों को चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने की क्षमता इसमें है। आगे बढ़ते हैं। पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान जो है उत्तराखंड द्वारा शुरू किया गया है 8 मई 2024 को। पिरुल लाओ पैसे पाओ मिशन, ठीक, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में इसको शुरू किया गया है। 50 रुपये किलो के हिसाब से पिरुल खरीदा जाएगा। इस मिशन का संचालन पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। इसके लिए 50 करोड़ कार्पस फंड अलग से रखा जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि चीड़ के पेड़ की पत्तियों से जिनसे आग लगती है बनों में, पिरुल की सूखी पत्तियां बनों की आग के लिए सबसे बड़ा कारण होती हैं, तो उनको ये खरीद लेंगे तो पत्तियों में मतलब पत्तियां ज़्यादा वहाँ नहीं रहेंगी, जिससे आग लगने की संभावना कम हो जाएगी। इसकी उत्कृष्ट ज्वलन क्षमता के कारण उत्तरकाशी जिले के चकोरी धनारी गांव में पिरुल के उपयोग से बिजली उत्पादन के लिए 25 किलोवाट क्षमता का बिजली संयंत्र भी स्थापित किया गया है चकोरी धनारी गांव में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट घटना है, इसको थोड़ा अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर ने वैश्विक विद्युत ऊर्जा समीक्षा 2024 नामक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार भारत 15 में वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा उत्पादन में 9वें स्थान पर था। वर्ष 23 में जापान को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। तो किसको पीछे छोड़ा है? जापान को। किस स्थान पे पहुंच गया है? तीसरे स्थान पे। ठीक, जापान के 110 बिलियन यूनिट की तुलना में भारत ने 23 में 113 बिलियन यूनिट सौर ऊर्जा उत्पन्न की है। वर्ष 23 में वैश्विक बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा का योगदान 5.5% था। वैश्विक रुझान के अनुरूप भारत ने 23 में अपनी कुल बिजली उत्पादन का 5.8% सौर ऊर्जा पैदा की है। 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट 2024 में विश्व के 80 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है, जो वैश्विक विद्युत की मांग का 92% प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, भारत ने 23 में सौर ऊर्जा उत्पादन में विश्व की चौथी सर्वाधिक 18 टेरावाट घंटा से अधिक की वृद्धि प्राप्त की है। इस मामले में चीन पहले स्थान पर रहा है, अमेरिका दूसरे स्थान पर रहा, ब्राज़ील तीसरे स्थान पर रहा है। और वैश्विक विद्युत समीक्षा 2024 के अनुसार 2023 में दुनिया के शीर्ष 10 सौर ऊर्जा उत्पादक देश का क्रम जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। पहले पे चाइना है, दूसरे पे अमेरिका है, तीसरे पे हमारा इंडिया आ गया, चौथे पे जापान, पांचवें पे जर्मनी। तो शीर्ष 5 याद कर लीजिए। पहले पे चीन, दूसरे पे अमेरिका, तीसरे पे भारत, चौथे पे जापान, पांचवें पे जर्मनी। चीन, अमेरिका, भारत, जापान, जर्मनी। ठीक है, चीन, अमेरिका, भारत, जापान, जर्मनी प्रथम 5 हैं। बाकी 5 चाहे याद करिए चाहे ना करिए, वो नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देश में तेंदुआ गणना रिपोर्ट जो है जारी की गई है 29 फरवरी 2024 को। स्टेटस ऑफ लियोपार्ड इन इंडिया। ठीक है, इसके हिसाब से 22 में देश में 13,874 तेंदुए हैं। कितने? 13,874। अच्छा, 2022 में भारत में कितने बाघ रहे हैं? आप कमेंट करके हमको बताइएगा, क्योंकि ये आने वाला क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा हूँ। बाघ, ठीक। और पिछले मतलब 18 की तुलना में 22 में 7.95% की वृद्धि दर्ज की गई है तेंदुओं की संख्या में। तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या 8820 मध्य भारत व पूर्वी घाट में है। पश्चिमी घाट में 3596 तेंदुए हैं। शिवालिक व पहाड़ियों व गंगा के मैदान में 1109 हैं। उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र व ब्रह्मपुत्र वाले मैदानी क्षेत्र में 349 इनकी संख्या है तेंदुओं की। ठीक है, तो किन राज्यों में ज़्यादा पाए जाते हैं ये देख लीजिए। शिवालिक पहाड़ियों व गंगा के मैदानी क्षेत्र में 2018 से 22 की अवधि में तेंदुओं की संख्या में 12.5% की गिरावट जहां आई है, वहीं उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र व ब्रह्मपुत्र के बाढ़ वाले मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक 24.5% की वृद्धि 4 वर्ष की इस अवधि में दर्ज की गई है। ठीक है, शिवालिक पहाड़ियों में 18 से 22 की अवधि में गिरावट आई है, तो
तो ब्रह्मपुत्र के बाढ़ वाले मैदानी क्षेत्रों में 24.5% की वृद्धि हुई है। ठीक, राज्यों की अगर बात की जाए तो 3907 तेंदुओं के साथ मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा तेंदुए हैं। 1985 तेंदुओं के साथ महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे है। 1879 तेंदुओं के साथ कर्नाटक तीसरे स्थान पे है। ठीक है, और तमिलनाडु चौथे स्थान पे है। ठीक है, जहां 2022 में तेंदुओं की संख्या 1070 है। उत्तर भारत की बात की जाए तो एमपी में 3907 तेंदुए हैं जो पहले स्थान पे है ही। छत्तीसगढ़ में 722 हैं, राजस्थान में 721 है, उत्तराखंड में 652 है, उत्तर प्रदेश में 371। उत्तर प्रदेश में 371 तेंदुए हैं, ये याद कर लीजिए। बिहार में 86 तेंदुए हैं, ये याद कर लीजिए। एमपी में सबसे ज़्यादा हैं, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद कर्नाटक है। एमपी में 3907 हैं। ठीक है, पूरे देश में कितने हैं तो पूरे देश में पूछ लिया जाएगा तो 13,874 है। इतना डाटा याद कर लीजिए इसमें बस, और ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। जहां तेंदुओं की गिरावट दर्ज की गई उसमें बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, गोवा और केरल राज्य शामिल है। यहां तेंदुओं की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा सम्मानित किया गया है। सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में इसको मान्यता दी गई है। ठीक, ये समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। 825 करोड़ रुपए से इसका निर्माण हुआ। 2024 में इंग्लैंड की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा आधिकारिक रूप से भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। 13,000 फीट इसकी ऊंचाई है, याद रखिएगा। दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग मानी जाने वाली इस परियोजना में क्रमशः 1595 मीटर और 1003 मीटर लंबी 2 सुरंगें हैं। साथ ही 8.6 किलोमीटर पहुंच और संपर्क सड़कें हैं, जिसमें T1 और T2 दोनों ट्यूब शामिल हैं। ठीक है, T2 लंबी ट्यूब 1594.9 मीटर तक फैली हुई है। ठीक है, और इतना इसमें याद करिए, बहुत ज़्यादा इसमें और पूछा नहीं जाएगा। ये इंजीनियरिंग के चमत्कार के रूप में इसको मान्यता दी गई है। सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में बालीपारा चारिदार तवांग सड़क पर सेला दर्रे के माध्यम से तवांग तक सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करती है। ठीक है, तो तवांग तक और ये सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करती, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो सेला सुरंग की कुल ऊंचाई कितनी है? 13,000 फीट है। कितनी? 13,000 फीट। ठीक, कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करती है। आगे बढ़ते हैं। उपग्रह इनसैट 3DS का सफल परीक्षण किया गया है GSLV F-14 द्वारा। ठीक है, मैच्योर बॉय GSLV इसको नाम दिया है इसरो के प्रमुख सोमनाथ ने। इतना ही इसमें इम्पॉर्टेंट है, और ज़्यादा यहाँ दिमाग खपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, वजन 2274 किलो वजनी है ये। ठीक है, इसका वजन अगर देखा जाए इनसैट 3DS उपग्रह 2274 किलो है। इसका कार्यकाल 10 वर्ष का है। इससे पूर्व 2016 में इनसैट 3DR और 2013 में इनसैट D का सफल परीक्षण किया गया था। 16 में इनसैट 3DR और 13 में इनसैट 3D का सफल परीक्षण किया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इससे ज़्यादा इसमें पूछेगा नहीं, तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मराठाओं के 12 किले यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के लिए नामांकित किए गए हैं, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची द्वारा। ठीक है, मराठा सैन्य परिदृश्य को नामांकित किया गया है। इस नामांकन के 12 घटक महाराष्ट्र में हैं: सलेहेर, शिवनेरी, लोहागढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और तमिलनाडु में जिंजी किला। तो जिंजी किला तमिलनाडु में है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी सब अगर आ जाएगा तो सब महाराष्ट्र में है। ठीक है, बाकी सब महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र से 12 हैं, तो जिंजी किला जो है तमिलनाडु में है, इसका ध्यान रखिएगा। केवल जिंजी किला याद कर लीजिए, बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा। मराठा सैन्य परिदृश्य के असाधारण दुर्ग हैं जो 17वीं से 19वीं शताब्दी के बीच विकसित हुआ था। ठीक है,
केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने 29 जनवरी 2024 को एक बयान में कहा कि ये किले विविध भौगोलिक क्षेत्रों में विस्तृत हैं, ठीक, और मराठा शासन की रणनीतिक सैन्य शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। महाराष्ट्र में 390 से अधिक किले हैं, जिनमें से केवल 12 किलों को मराठा सैन्य प्रदेश के तहत चुना गया है। इनमें से 8 भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI द्वारा संरक्षित हैं, जबकि 4 महाराष्ट्र सरकार के पुरातत्व और संग्रहालय निदेशालय द्वारा संरक्षित हैं, ठीक। बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया गया, बेंगलुरु में किया गया। बोइंग अमेरिका की कंपनी है, ठीक है। बोइंग का यह कैंपस 43 एकड़ में फैला है और इसे बनाने में 1600 करोड़ रुपए की लागत आई है। बोइंग का यह सेंटर अमेरिका के बाहर कंपनी का सबसे बड़ा निवेश है, ठीक है। बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर में हवाई जहाज का निर्माण और उससे संबंधित ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम भी शुरू किया, जिसका उद्देश्य है देश के बढ़ते विमानन क्षेत्र में पूरे भारत से ज़्यादा लड़कियों को बढ़ावा देना, ठीक है। विमानन क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को बढ़ावा देना बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का उद्देश्य है, ठीक। देश भर से लड़कियों को देश के बढ़ते विमानन क्षेत्र में प्रवेश का समर्थन करना। यह कार्यक्रम पूरे भारत की लड़कियों और महिलाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कौशल सीखने और विमानन क्षेत्र में नौकरियों के लिए प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करेगा, ठीक है। युवा लड़कियों के लिए यह कार्यक्रम STEM करियर में रुचि जागृत करने में मदद करने के लिए 150 नियोजित स्थानों पर STEM प्रयोगशालाएं बनाएगा या उन महिलाओं को छात्रवृत्ति भी प्रदान करेगा जो पायलट बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही हैं। बोइंग कंपनी एक अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो दुनिया भर में हवाई जहाज, रोटरक्राफ्ट रॉकेट, उपग्रह, दूरसंचार उपकरण और मिसाइलों की डिजाइन, निर्माण और बिक्री करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, इसको याद कर लीजिएगा। मुंबई में ट्रांस हार्बर लिंक यानी अटल सेतु का उद्घाटन किया गया। 10वां बार आपने इसको पढ़ा होगा। 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन किया गया है। अटल सेतु नाहसावा सी लिंक के रूप में भी इसको जाना जाता है। यह मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। 22 किलोमीटर की एक विशाल समुद्री पुल है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य स्यौरी और चिरले के मध्य यात्रा में क्रांतिकारी बदलाव लाना है। अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल होने के साथ साथ सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। ये भारत का सबसे लंबा पुल है, सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। कुल लंबाई इसकी 21.8 किलोमीटर है। 6 लेन वाला ये पुल है, जिसकी समुद्र के ऊपर कुल लंबाई 16.5 किलोमीटर है और ज़मीन पर लगभग 5.5 किलोमीटर ये लंबा है, ठीक है। यह पुल दक्षिण मुंबई के स्यौरी से शुरू होकर रायगढ़ जनपद के उरण तालुका में नाहसोवा पर समाप्त होता है। इसमें कुल लागत आई है 18,000 करोड़ रुपए की। इसका निर्माण शुरू हुआ था 2018 में। इस परियोजना को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा वित्त पोषित किया गया है, ठीक है। तो इतना ये सब नहीं पूछेगा, लंबाई पूछ लेगा। भारत का सबसे लंबा पुल है, उद्घाटन कब हुआ था, किसने उद्घाटन किया था, ये सब जो है ध्यान रखिएगा। 21.8 किलोमीटर लंबा है ये, जिसकी समुद्र पर कुल लंबाई 16.5 किलोमीटर है और ज़मीन पर 5.5 किलोमीटर है, ठीक है। इसके पहले जो भारत का सबसे लंबा पुल था वो डॉक्टर भूपेन हजारिका पुल था। उसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में किया गया था। इसमें नॉइज बैरियर भी लगे हैं। इस पुल में 6.5 रिक्टर तीव्रता वाले भूकंपों को सहन करने की क्षमता भी है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 11 जनवरी 2024 को जारी किया गया, राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 4477 शहरों का इसमें मूल्यांकन किया गया है। आपके लिए प्रश्न है कि स्वच्छ सर्वेक्षण कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी, कब से ये स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की जा रही है, आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है।
तो 4477 शहर, 61 छावनी और 88 गंगा किनारे बसे शहर इसमें शामिल हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी के मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। ठीक है, इसके साथ सूरत भी है। तो 2023 में इंदौर और सूरत भारत के सबसे स्वच्छ शहर बने हैं। पहली चीज़ इंदौर और सूरत, और इंदौर लगातार 7वीं बार बना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, और 20 सबसे स्वच्छ शहरों की सूची दी गई, इसमें पहले 5 याद कर लीजिए। पहले पे इंदौर है, पहले पे ही सूरत है, पहले पे इंदौर सूरत दोनों है, तीसरे पे नवी मुंबई है, चौथे पे विशाखापत्तनम है, 5वें पे भोपाल है। तो इंदौर का स्कोर 93 है और सूरत का भी। तो इंदौर और सूरत का स्कोर 93 है। नवी मुंबई का 92 है, 92 केवल शुरू वाला डिजिट याद करिए बस। नवी मुंबई का 92 है, विशाखापत्तनम का 88 है। ठीक, यूपी का सबसे स्वच्छ शहर अगर इसमें देखा जाएगा तो 9वें स्थान पर है देश में ग्रेटर नोएडा, इसका स्कोर है 8601। ठीक है, और 14वें स्थान पे नोएडा है, इसका स्कोर है 8117। तो 9वें स्थान पे ग्रेटर नोएडा जो यूपी का सबसे स्वच्छ शहर है, और 14वें स्थान पे नोएडा 8117 है, ये दूसरे स्थान पे है। 5 सबसे स्वच्छ शहर की अगर बात की जाए जिनकी आबादी 1 लाख से कम है, तो सासवड़ महाराष्ट्र है, पाटन छत्तीसगढ़ है, लोनावाला महाराष्ट्र है, कराड़ महाराष्ट्र है, पंचगनी महाराष्ट्र है। तो पाटन केवल छत्तीसगढ़ का है, बाकी सब महाराष्ट्र के हैं। छावनी की बात की जाए तो महू कैंट पहले स्थान पे है, देवलाली कैंट दूसरे पे, अहमदाबाद कैंट तीसरे पे। गंगा शहर की अगर बात की जाए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे स्वच्छ गंगा शहर में पहले स्थान पे वाराणसी उत्तर प्रदेश है, दूसरे स्थान पे प्रयागराज उत्तर प्रदेश है, तीसरे पे बिजनौर उत्तर प्रदेश है, चौथे पे केवल हरिद्वार है, और 5वें पे कन्नौज है। ठीक है, तो चौथे पे हरिद्वार आ गया, बाकी सभी उत्तर प्रदेश के शहर हैं। तो पहले पे वाराणसी सबसे स्वच्छ गंगा शहर, फिर प्रयागराज, फिर बिजनौर, फिर हरिद्वार, फिर कन्नौज। ठीक, और यूपी का कानपुर 8वें स्थान पे है। तो ये याद कर लीजिए। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 10 राज्यों की अगर बात की जाएगी स्वच्छता में, तो महाराष्ट्र पहले पे है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है, फिर तेलंगाना है। हमारा यूपी 9वें स्थान पे, इतना इसमें याद करिए बस। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना देखेंगे तो ये सभी जो है आसपास के ही स्टेट हैं, इसको ऐसे लिंक करके याद कर सकते हो। मैप में देखेंगे तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना एक दूसरे से लगे हुए हैं, और उड़ीसा भी कनेक्ट है छत्तीसगढ़ से। तो ये आसपास के जितने शहर हैं शुरू से लेके वही हैं। सबसे बड़ा महाराष्ट्र है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर उड़ीसा है, फिर तेलंगाना है। ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 5 राज्य हैं। हमारा यूपी इस सूची में 9वें स्थान पे है। निम्न प्रदर्शन की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश का सबसे निम्न प्रदर्शन है, उसके बाद मिजोरम है, उसके बाद राजस्थान है। ठीक है, वही यहाँ इन्होंने पॉइंट में दिया है कि सबसे स्वच्छ राज्य पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला है। यहाँ 89.24% घर कचरा संग्रहण और 67.76% स्रोत पृथक्करण से हैं। स्वच्छ कर्मचारियों के लिए सर्वोत्तम सुरक्षा मानकों वाले शहर की बात की जाएगी तो इसमें चंडीगढ़ को सफाई मित्र सुरक्षित शहर का पुरस्कार मिला है। वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का सम्मान मिला है। कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत नोएडा उत्तर प्रदेश को 5 स्टार मिला है। ग्रेटर नोएडा भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, 9वें स्थान पे है समग्र रैंकिंग में देखा जाए। और 5 स्टार रेटिंग अगर पूछ लिया जाएगा तो इसमें नोएडा है 5 स्टार रेटिंग में। तो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के लिए स्वच्छ भारत मिशन के गीत का विमोचन भी किया गया, जिसका शीर्षक है नया संकल्प नया प्रकल्प। ठीक है, गायक इसके कैलाश खेर हैं। भारत का पहला एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह लॉन्च हुआ है, एक्सपोसैट इसका नाम है। इतना इसमें याद रखिएगा और कुछ पूछेगा नहीं इसमें। ठीक है,
एक्सपोसैट इसका नाम है, नाम याद कर लीजिए बस। वेटलैंड आर्द्रभूमि सिटी प्रमाणन जनवरी 2024 में केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वेटलैंड आर्द्रभूमि सिटी प्रमाणन योजना हेतु भारत के 3 शहरों को नामांकन के लिए भेजा गया है। इसमें मध्य प्रदेश का इंदौर है, भोपाल है और उदयपुर राजस्थान का है। ठीक है, मध्य प्रदेश का इंदौर और भोपाल, राजस्थान का उदयपुर है। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही अमृत धरोहर पहल रामसर साइटों के संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देते हुए वेटलैंड सिटी प्रमाणन लक्ष्यों के अनुरूप है। यह स्वैच्छिक मान्यता प्रणाली है जिसे रामसर कन्वेंशन द्वारा COP 12 के दौरान उन शहरों को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया था जिन्होंने अपनी शहरी आर्द्रभूमि सुरक्षा के लिए असाधारण कदम उठाए थे। इस पहल का उद्देश्य है शहरी क्षेत्र के आर्द्रभूमि के संरक्षण तथा इसके उपयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है? शहरी क्षेत्र के आर्द्रभूमि के संरक्षण तथा इसके उपयोग को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य है। इंदौर, भोपाल और उदयपुर 3 शहर हैं जो चुने गए हैं इसमें। ठीक है, वेटलैंड आर्द्रभूमि सिटी प्रमाणन के लिए केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ये पहल है। पार्वती, काली, सिंध, चंबल लिंक परियोजना शुरू की गई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार ने मिलकर शुरू किया है इसको। 75,000 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है। इससे मध्य प्रदेश के 26 जिले लाभान्वित होंगे। ठीक है, 5,80,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई होगी। 30 से 40 साल तक लाखों लोगों को पेयजल की सुविधा मिलेगी और इसके खर्च का 90% केंद्र सरकार वहन करेगी। ये ध्यान देने वाला बिंदु है। और 10% राज्य सरकारें वहन करेंगी। राजस्थान के 13 जिले इससे लाभान्वित होंगे और मध्य प्रदेश के शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, इंदौर जिले लाभान्वित होंगे। राजस्थान के जो जिले हैं झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर, टोंक में पेयजल उपलब्ध होगा। ठीक है, और देवास में भी उपलब्ध होगा। और इस परियोजना के तहत 7 बांध बनाए जाएंगे। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की ये परियोजना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार ने मिलकर इस योजना की शुरुआत की है। तो इसमें ये नदियों के नाम याद कर लीजिएगा। पार्वती, काली, सिंध, चंबल, 4 नदियां हैं। पार्वती, काली, सिंध, चंबल, तो ये 4 नदियां याद कर लीजिए। त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। ठीक है, और 75,000 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान के 26 जिलों को इससे लाभ मिलेगा। 5,80,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई होगी। ठीक, पेंच टाइगर रिजर्व चर्चा में है। पहला डार्क स्काई रिजर्व बना है भारत का ये। ठीक है, तो पेंच टाइगर रिजर्व की स्थापना की अगर बात की जाए तो 1975 में इसको स्थापित किया गया था। पेंच टाइगर रिजर्व को 758 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है पेंच टाइगर रिजर्व का। तो जो टाइगर रिजर्व चर्चा में है सबको एक जगह लिख के और उनका क्षेत्रफल और उनकी स्थापना जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, या मैं इसको एक जगह लिख के टाइम मिला तो करवा दूंगा कि क्यों चर्चा में है, कितना इसका एरिया है। ठीक है, तो डार्क स्काई रिजर्व क्या है? भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व में पेंच टाइगर रिजर्व 2 राज्यों महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में विस्तृत है। पेंच टाइगर रिजर्व में एक रात्रि वेधशाला स्थापित की गई है। यहाँ बाघोली के निकट का क्षेत्र तारा अवलोकन के लिए निर्दिष्ट किया गया है। डार्क स्काई पार्क ऐसा क्षेत्र होता है जो आमतौर पर किसी पार्क या वेधशाला के आसपास होता है। यह कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण को सीमित करता है। भारत का पहला डार्क स्काई संरक्षित क्षेत्र हानले में स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला IOA है, जो एक उच्च ऊंचाई वाला खगोल विज्ञान स्टेशन है। यह भारतीय खगोल भौतिकी संस्था द्वारा संचालित है। तो पहला डार्क स्काई संरक्षित क्षेत्र की बात की जाएगी तो भारतीय खगोलीय वेधशाला IOA है। लेकिन अगर पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है जो डार्क स्काई पार्क बना है, तो ये पेंच टाइगर रिजर्व है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में विस्तृत है। ठीक, हिमालयन उल्फ का मूल्यांकन IUCN द्वारा किया गया है। इसको वल्नरेबल श्रेणी में रखा गया है IUCN द्वारा। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है कैनिस ल्यूपस चांको।
इसकी अनुमानित आबादी 2275 से 3792 के बीच में है। इसे तिब्बती भेड़िया भी कहा जाता है। 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर ये रहते हैं। आनुवांशिक रूप से भूरे भेड़ियों से ये अलग होते हैं। उत्तर भारत में यह लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति क्षेत्र में पाए जाते हैं। लद्दाख और पूर्वोत्तर हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति क्षेत्र में पाए जाते हैं। इतना याद रखिए। प्रधानमंत्री मोदी ने तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। ये उड़ीसा के संबलपुर में है। ठीक है, उड़ीसा के संबलपुर में 2400 मेगावाट क्षमता इसकी है। 27,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। ठीक है, यह थर्मल पावर प्लांट उच्च दक्षता, कम कार्बन पदचिह्न और एक प्रभावशाली 10% पर्यावरण अनुकूल बायोमास सह फायरिंग पहल को सुनिश्चित करेगी। ठीक है, और इसमें बिजली खरीद समझौते ने पहले ही उड़ीसा को 800 मेगावाट बिजली देने की घोषणा की है इसके तहत, और तमिलनाडु को 1500 मेगावाट, केरल को 400 मेगावाट और पुदुचेरी को 100 मेगावाट। तो इसका ध्यान रखिएगा। ये 52 महीने में चालू हो जाएगा। आगे देखते हैं। महाराष्ट्र के सांगली जिले में अटापाडी संरक्षण रिजर्व की घोषणा की गई है। अटपाडी संरक्षण रिजर्व, तो ये महाराष्ट्र में सांगली जिले में है। ठीक है, अटपाडी संरक्षण रिजर्व ये जो मैनी संरक्षण क्षेत्र को उत्तर पूर्व में मालधोग पक्षी अभ्यारण्य से जोड़ता है। मैनी संरक्षण क्षेत्र को उत्तर पूर्व में स्थित मालधोग पक्षी अभ्यारण्य से जोड़ता है अटपाडी संरक्षण रिजर्व। बस इतना इसमें ध्यान रखिएगा। इसमें 36 वृक्ष प्रजातियां हैं, 116 जड़ी बूटियों की प्रजातियां हैं, 15 झाड़ी प्रजातियां, 14 बेल प्रजातियां हैं और एक परजीवी पौधे का घर है। स्तनधारियों जैसे भेड़िया, सियार, हिरण, लोमड़ी, सिबेट, खरगोश और अन्य प्रजातियों को ये संरक्षण प्रदान करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा जो है सबसे ऊंची स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस जिसको नाम दिया गया है, ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थापित की गई है। 206 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, स्वराज मैदान में 19 जनवरी 2024 को स्थापित की गई है। 81 फीट का मंच है। 125 फीट ऊंची प्रतिमा खड़ी है। 400 टन इसमें स्टील का प्रयोग हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, 400 टन स्टील का प्रयोग हुआ है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस नाम वाली इस मूर्ति का निर्माण प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ने किया है। तो विजयवाड़ा में है, 206 फीट ऊंची है, 81 फीट मंच है, 125 फीट ऊंची प्रतिमा है, 400 टन स्टील का उपयोग हुआ है, राम सुतार ने बनाया है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस को नाम दिया गया है। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र जो स्थापित हुआ त्रिशूर में स्थापित हुआ है, केरल के। बस इतना इसमें याद रखिए और कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, तो आज का जो करंट अफेयर्स हमारा था 10वां लेक्चर। 10 लेक्चर में हमने राष्ट्रीय करंट अफेयर्स यानी कि 1 लाइनर पूरा जो दिया गया घटनासार में 1 लाइनर, ठीक है, ये कंप्लीट करवा दिया है। और राष्ट्रीय करंट अफेयर जितना घटनासार में डिटेल में दिया गया है सभी को 10 लेक्चर में कंप्लीट कर दिया गया है। अब कल से बेहद महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हम शुरू करेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए। अगर पसंद आया करे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दिया करिए, कमेंट भी कर दिया करिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी मतलब हमसे मतलब लाभान्वित हो रहे हैं तो कम से कम कमेंट वगैरह कर दिया करिए, उसमें संकोच ना किया करिए। देखते हैं करीब जो है 40-50 लोग और कमेंट करते हुए 1-2 लोग, तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ाई करें। धन्यवाद।